आप सुन रहे हैं रेडियो मन पसंद FM 91.1 पर। आज है रविवार 23 नवंबर 2026। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। अगले 2 घंटे तक आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं CMS FM 91.1 पर और साथ ही साथ आपके अपने रेडियो मनपसंद ऐप पर, जो आपके साथ होता है 24 घंटे 7 दिन, हमेशा दिन और रात आपके हाथ में, आपके साथ में रहता है। रेडियो मनपसंद का नया वर्जन भी ऐप का आ गया है, जहां तक आईफोन का है, और एंड्रॉयड का भी आने वाला है। तो सुनते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर 62874348 है, और साथ ही साथ टेक्स्ट करना चाहते हैं तो 0414527962 है। तो अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमेशा आपका स्वागत रहता है। और आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह काफ़ी भरा पूरा कार्यक्रम है। बहुत कुछ है आज के कार्यक्रम में। नवंबर का महीना वैसे भी काफ़ी बिजी महीना होता है, काफ़ी कुछ होता है। 19 नवंबर को हमेशा इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है, और इस बार की थीम जो है सेलिब्रेटिंग मैन एंड बॉयज़। जी हाँ, दोनों मैन एंड बॉयज़ दोनों को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अक्सर हम मैन के साथ और आदमियों के साथ, पुरुषों के साथ, चाहे लड़कों के साथ, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, लेकिन उनको कभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं। इस वर्ष की थीम जो है मैन एंड बॉयज़ की सेलिब्रेशन की थी, तो आज के कार्यक्रम में उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन इतिहास का सवाल है, नवंबर का महीना बहुत विशेष मायने रखता है, क्योंकि हम भारतीय लोग तो भारत की पॉलिटिक्स में तो काफ़ी रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी कुछ हुआ है। और नवंबर के महीने में इस वर्ष 11 नवंबर 2025 को 50th एनिवर्सरी मनाई गई डिसमिसल की। मनाई जाना शब्द तो बड़ा अलग है, क्योंकि इस इवेंट को काफ़ी इसके विवादास्पद इवेंट रहा है कि ये सही था कि नहीं था। लेकिन डिसमिसल जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी, और इस महत्वपूर्ण घटना का 50 वर्ष पूरे हुए थे। इस बार 11 नवंबर 1975 को एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो जनता द्वारा चुनी सरकार थी, उसको डिसमिस कर दिया गया था। और ये अपने आप में एक असंवैधानिक संकट या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्पन्न किया था। तो उसके बारे में भी आज के कार्यक्रम में बातचीत करेंगे कि वो क्राइसिस किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह इसमें पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व थी, गॉफ विटलम, माल्कम फ्रेजर, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे वो गवर्नर जनरल सर जॉन कर। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। जी हाँ, नवंबर के महीने में ये तो सब बातें होंगी, और साथ ही साथ हम बातचीत करने वाले हैं एक विशेष प्रेरक पर्सनालिटी, जिनको हमारे भारतीय कम्युनिटी की हैं। वो हैं डॉक्टर रवि सूद। मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि डॉक्टर रवि सूद ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 82 वर्ष की उम्र में। 82 वर्ष की उम्र में हम चल फिर लें तो बहुत ही अच्छा है। 82 वर्ष की उम्र में पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में उन्होंने साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया की ओर से भाग लिया, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जी हाँ, उनको बहुत ढेर सारी बधाई। आज वो हमसे फिर जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत हुई थी 2019 में, जब उन्होंने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का रिकॉर्ड बनाया था, और आज हम उनसे बात कर रहेंगे उनके साउथ अफ्रीका के इस एक्सपीरियंस के बारे में। तो बहुत कुछ होगा, और उनकी जो है बातचीत आपने अगर सुनी है हमारी पिछले कार्यक्रम में, तो अपने आप में बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। 82 वर्ष की उम्र में, मैंने जैसा कहा कि उन्होंने पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का में ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया है। जी हाँ, ये तो छोड़िए नेशनल या रीजनल को बात तो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया है और उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो उनको बहुत ढेर सारी बधाई, और हमें भी बड़ा गर्व है। तो ये कार्यक्रम में बहुत ज़रूरी चीज़ है।
और ऐसा लगता है कि आजकल दुनिया जो है चारों ओर घूमने में लगी हुई है, जिसे देखिए वो किसी न किसी देश में घूम रहा है। टूरिज्म चारों ओर से फल फूल रहा है। लगता है कि कोविड में जो 2-4 साल लोग घर के अंदर बंद रहे थे, उसके बाद अब सबको लगी है कि जाकर कहीं ना कहीं किसी देश विदेश में घूमा जाए। जापान एक नया एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है और जापान अपना एक अलग ही संस्कृति वाला देश है, अपनी अलग सभ्यता वाला देश है। और उसमें जो है पिछले दिनों वहाँ पर जाने का अवसर मिला, तो मैं भी आपको वहाँ के अनुभव अपने उसके साथ शेयर करूँगा। कार्यक्रम में बहुत कुछ है जैसा मैंने कहा, और साथ ही साथ कल हमारा रविवार 24 नवंबर को सोमवार 24 नवंबर को जाने माने अभिनेता, निर्देशक, नाटककार अमोल पालेकर जी का 81st बर्थडे है। जी हाँ, 81st बर्थडे है। अमोल पालेकर, जिन्हें हम जानते हैं कॉमन मैन के अमिताभ बच्चन के नाम से। जी हाँ, उनकी फिल्में सुपरहिट होती थीं और बड़े कॉमन मैन, बड़े साधारण शक्ल के लोग थे और कहते, जहाँ तक हिंदी फिल्मों के हीरो की बात है, उस ढांचे में वो पूरी तरह से फिट नहीं होते, लेकिन अपने अभिनय से लाखों लोगों का दिल छीना और जो कहा जाए एक नए अभिनय के मानदंड स्थापित किए। तो आज हम उनके फिल्मों के जो हैं बड़े मधुर गीत थे, सारी चाहे किसी भी फिल्म की बात करें, चाहे चिच्चोर हो, चाहे छोटी सी बात हो, गोलमाल हो, हर फिल्म में उनके अभिनय का एक अलग अंदाज था। और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की उनके जब दीप जले, जी हाँ, फिल्म चिच्चोर के इस खूबसूरत गीत के साथ। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमें 0414527962 पर टेक्स्ट कर सकते हैं या 62874348 पर बात कर सकते हैं हमसे। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस
जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जी हाँ, जब दीप जले आना। हम आ चुके हैं आपके रेडियो मनपसंद पर और आप आशा है हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। और ये गीत था फिल्म चिच्चोर का। आवाज़ मधुर आवाज़ सी येसुदास की और संगीत दिया था इसका रविंद्र जैन ने। बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मेंस डे के, जो 19 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम थी सेलिब्रेटिंग मैन एंड बॉयज़। आशा है कि आपने 19 नवंबर को ही नहीं, वर्ष के हर दिन आप अपने मेन और बॉयज़ को सेलिब्रेट करते होंगे, चाहे वो आपके पति हों, भाई हों और पिता हों या फिर आपके बेटे हों, उनको आप सेलिब्रेट करते हैं। और चाहे किसी भी उम्र के हों, चाहे लड़के हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वृद्ध हों, उनकी अक्सर ये पुरुषों के लिए काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उनमें उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेवारियां होती हैं। लेकिन कभी इस जिम्मेवारियों को उनको जिम्मेवारियों को एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड होता है और ये माना जाता है कि वो स्ट्रांग होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मैन एंड बॉयज़ की भी बात है, वो भी इमोशनल होते हैं। इमोशंस को दबाना, भावनाओं को दबाना अच्छा नहीं होता। और इंटरनेशनल मेंस डे की वजह से अब ये माना जाने लगा है कि जी हाँ, हमें आदमियों का भी ध्यान रखना है, लड़कों का भी ध्यान रखना है। और इस पर मैं अब आपको एक जो मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान है, उनकी एक कविता सुनाना चाहूँगा। और साथ ही साथ इस जो मैं सुनाने वाला हूँ उसमें उन्होंने एक वहाँ पर एक जो रेजर ब्लेड की जिलेट की एक ऐड आया था इंटरनेशनल मेंस डे में, उसका भी जिक्र है इसमें। जब एक सोल्जर, ये भी उम्मीद की जाती है कि सोल्जर भी क्राई नहीं करे, इसमें उस सोल्जर की भी बात की जाती है जो युद्ध में घायल हुआ था और किस तरह से पिता ने उसको जो सीख दी थी वो किस तरह से बदल गई थी। आइए सुनते हैं जाकिर खान की ये सब संभाल लेते हैं हम। जी हाँ, पुरुषों से यही उम्मीद होती है। तो पिछले महीने जो है 19 तारीख को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया गया। सब लोगों ने बड़ी साहब वीडियो बनाए, उसके अलग अलग तरह से लोगों ने अपनी बात कहने की कोशिश की। और बड़ी खुशी की बात है कि ये भी एक मनने लगा है। अब सब कुछ इतना सारा मन रहा है तो मेंस डे भी मन जाए तो उसमें क्या ही हर्ज है। पर एक जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी इस बार के कैंपेन को लेके, मतलब इंटरनेशनल मेंस डे के कैंपेन को लेकर, कि सेंसिटिविटी के बारे में काफी कॉन्वर्सेशन उसके अराउंड हो रही हैं। लोग कविताएं लिख रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं कविताएं या अपनी बात कह रहे हैं। या एक जिलेट का मैंने वीडियो देखा था जिसके अंदर एक आर्मी मैन की एक स्टोरी थी। That's the toughest man I know. Air Force veteran Vishwanath Sinha, my dad. I remember as a child I was chased by an angry bull and I ran straight towards him crying. He held me in his arms and said, "Wipe those tears off. You are a man." I guess I stopped crying because I wanted to be like him, tough and strong. So no matter how hard you've taken a hit, no tears. And so I hid my pain like Dad would want me to. हाँ तो पहले ये करो। ये है क्या? I was being a man. But this time, he didn't ask me to wipe my tears off. That moment changed it all. That's the
day, we both realized that showing what you really feel doesn't make you less of a man. Raising a strong boy also meant telling him it was okay. It was okay for boys to cry. Men can cry. Even soldiers can cry. Because our pain reveals the best in us. अब मैं नहीं कहता कि मेंस डे सेलिब्रेट करो करो नहीं करो, मनाओ मनाओ नहीं मनाओ वाली बात है, पर एक ही हर शख्स को अपनी तरह से अपनी बात कहने का और उसे महसूस करने का हक है। तो जो मुझे इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में लगा वो मैंने ऐसे कुछ चंद अपने अल्फाजों में कहा है। आप लोगों को पसंद आए तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं आए तो फिर क्या ही कर सकते हैं, अब तो यही लिखा है, ठीक है। तो कहा है कि सब संभाल लेता हूं, भाई की लड़ाई हो या दोस्त के पछड़े, गर्लफ्रेंड का एक्स हो या उसके घर के बाहर नुक्कड़ पर खड़े फुकरे, सब संभाल लेते हैं। हाथों का प्लास्टर हो या छिले हुए घुटने, गिरे हो बाइक से या खड़े हो टीचर से पिटने, अब बहन तो विदाई पे रो लेगी पर हम नहीं रोएंगे। 4 दिन की रोड ट्रिप है पर हम व्हील पे नहीं सोएंगे। एक छोटा सा किस्सा भी हो जाए तो उसे बड़ा चढ़ा के सुनाएंगे, पर जब दिल टूटेगा ना तो अपने दोस्तों को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि सब संभाल लेते हैं। क्या है ना कि दारू की कैपेसिटी से हमारी औकात नापी जाती है, पर सबको घर छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारे हिस्से ही आती है। किसी फिल्म की सैड एंडिंग हो या बेस्ट फ्रेंड का फॉरेन जाने वाला फेयरवेल, सॉफ्ट नहीं होते। अगर गुस्सा होता तो आज अभी, पर प्यार जताने वाला सब कुछ कल। क्या है ना कि क्योंकि माचो इतने हैं, पर सेंसिटिव टॉपिक पे थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं यार। अपन लोग तो मम्मी को हक करने में भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या किसी की तबीयत खराब, पापा की सोशल स्टैंडिंग हो या सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल, सब संभाल लेते हैं। हम वो हैं जो फुटपाथ पर बाहर की तरफ चलते हैं, साया बनते हैं परिवार का, पर धूप में खुद पलते हैं। कभी हमारी भी मर्दानगी का पर्दा हटाकर देखना, कभी थामना हमारा भी हाथ, कैसे हो तुम पूछना। क्योंकि यार हमारी भी सख्त शक्लों के पीछे एक मासूम सा बच्चा है जी, जिसकी ख्वाहिशें घर गाड़ी आसमान नहीं, अपनापन सच्चा है जी। हमें भी डर लगता है, अकेले अंधेरे कमरों में हम भी नहीं सो सकते। और सच कहूं तो झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि आदमी रो नहीं सकते। बाकी हाँ, इसके अलावा सब संभाल लेते हैं हम। भाई की लड़ाई हो, दोस्त के पछड़े, गर्लफ्रेंड का एक्स या उसके घर के बाहर नुक्कड़ पर खड़े फुकर, सब संभाल लेते हैं। That's it. शुक्रिया, शब्बा खैर, ख्याल रखें आप। बताइएगा कैसा लगा। तो ये सुना आपने जाकिर खान की हम सब संभाल लेते हैं। जी हाँ, सब संभालना होता है, लेकिन उसकी अपने एक अलग कीमत चुकानी पड़ती है और ज़रूरी है कि हमें अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने का समय मिले। आइए अमोल पालेकर का फिल्म बातों बातों में का एक और गीत सुनते हैं, न बोले हम न बोले तुम। जी हाँ, एक बहुत ही मधुर गीत है, आपको याद होगा ये फिल्म बातों बातों में। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, फिरक रहे हैं जाने आज क्यों मेरे कदम, मेरे कदम मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा
के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है साथ है ये कौन आज दिल के मेरे आस पास है ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद दिन में रात हो ये गई प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो न बोले हम न बोले तुम। जी हाँ, फिल्म बातों बातों में का ये गीत आपने सुना और जो गा रहे थे वो आशा भोसले और अमित कुमार। अमोल पालेकर की फिल्म थी और संगीत निर्देशक राजेश रोशन और गीतकार थे योगेश। और जब हम बात कर रहे हैं अमोल पालेकर की, हमारे के जन्मदिन जो कल है, साथ ही साथ हमारे अपने मराठी बंधु दूसरे जो हमारे अपने आरजे अमोद प्रधान का भी जन्मदिन आज 23 नवंबर को है और उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। अमोद जी, जैसा कि आप जानते हैं, संगीत में विशेष रुचि रखते हैं, चाहे पाश्चात्य संगीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, चाहे अपना पॉप म्यूज़िक बॉलीवुड का हो, उनकी जानकारी बहुत गहरी होती है। और मुझे विश्वास है कि वो अपना बर्थडे बड़े संगीतमय तरीके से मना रहे होंगे। हम अपनी रेडियो मनपसंद की टीम की ओर से और साथ ही साथ अपने श्रोताओं की ओर से अमोद जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके इस जन्मदिन का। आशा है कि वो दिन खूब मस्ती से मनाएंगे और साथ ही साथ उनका आगे आने वाला वर्ष भी खुशियों से भरा होगा हमेशा की तरह। चलिए अब हम बात करते हैं नवंबर में एक और जो विशेष घटना हुई थी, जो इस वर्ष विशेष उसके 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिसमिसल की, जो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल इवेंट में सबसे अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है और आज तक 50 वर्ष के बाद भी उसके घाव जो हैं काफ़ी हरे भरे हैं। और देखा जाए तो उस पर काफ़ी आज भी कंट्रोवर्सी रहती है कि क्या वो सही कदम था या नहीं था। इस पर काफ़ी बहस होती है। हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के इस इवेंट के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत करता हूँ उस दिन जो विटलम ने डिसमिसल के बाद जो उन्होंने कहा था, मे गॉड सेव द क्वीन बट नो वन कैन सेव द गवर्नर जनरल। आइए सुनते हैं उस स्पीच का थोड़ा सा अंश उससे पहले कि मैं आपको इस इवेंट के बारे में बताऊं। 50 years on. Well, may we say, God save the Queen. Because nothing will save the Governor General. The proclamation which you have just heard read by the Governor-General's official secretary
was countersigned Malcolm Fraser. Who will undoubtedly go down in Australian history from Remembrance Day 1975 as Kerr's Kerr. The House of Representatives had requested the Speaker to give the Governor-General its decision that Mr. Fraser did not have the confidence of the House and that the Governor-General should call me to form the government. ये थी गॉफ विटलम की फेमस स्पीच जो आज भी याद की जाती है। अपने आप में एक अलग तरह का स्पीच थी और जो घटना हुई थी वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। और इस दिन एक चुनी हुई सरकार को गवर्नर जनरल ने अपनी रिजर्व पावर्स का इस्तेमाल कर बर्खास्त कर दिया था। और प्रजातंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है और ये माना जाता है कि जनता को ही अधिकार होता है कि उस सरकार को हटाए, और चाहे वो एक निश्चित समय के लिए 3 या 4 या 5 वर्ष के लिए जनता चुनती है, लेकिन जनता का ही अधिकार होता है कि वो सरकार चुने और सरकार को बर्खास्त करे। रिजर्व पावर होती हैं और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में उनका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस समय जब विटलम की सरकार को बर्खास्त किया गया उसमें इन रिजर्व पावर का इस्तेमाल करना उचित था या नहीं उचित था, वो अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। गवर्नर जनरल परंतु ये जो है इस वर्ष इस घटना के 50 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन घाव अब भी ताज़ा है। क्या हुआ था इस घटना के पीछे, कौन इस ड्रामा के घटना के पात्र थे, किस तरह के मुद्दे उठाए गए थे। 1972 में विटलम के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी। 23 वर्ष के लिबरल पार्टी की सरकार बने रहने के बाद लेबर पार्टी यह चुनाव जीती थी। विटलम ने सरकार की बागडोर संभालते ही सुधारों की बाढ़ सी लाग दी थी। आजकल जो भी हम देख रहे हैं मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया में, उसका श्रेय कुछ हद तक विटलम को जाता है। 3 वर्ष के अपने कार्यकाल में उन्होंने 508 कानून पास किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड थे। न केवल ये 508 कानून थे, इन्होंने इन कानूनों ने एक तरह से ऑस्ट्रेलिया का जो सामाजिक नक्शा था वो अपने आप में बदल डाला था। इन कानून इसमें जो आज भी हम ऑस्ट्रेलियन सुधार देखते हैं, उन कानूनों की गूंज आज भी सुनाई देती है। उन्होंने मेडी बैंक की स्थापना की, जो आजकल जिसे हम मेडिकेयर के नाम से जानते हैं, उसकी एक तरह से फाउंडेशन थी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन उन्होंने फ्री कर दी। इससे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर ट्यूशन फीस लगती थी और काफ़ी भयंकर ट्यूशन फीस लगती थी। उन्होंने कम्प्लीटली फ्री कर दी और पहली बार ये संभव हो पाया कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं था वो भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले सकें। हालांकि अब हेक्स का प्रणाली है और हेक्स जो है ट्यूशन एकदम फ्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये सुविधा है कि स्टूडेंट्स अब जो है एजुकेशन ले सकते हैं। अपफ्रंट फीस देने के बजाय वो बाद में जब वो काम करते हैं तो पे कर सकते हैं। उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट पास किया, एक तरह से वाइट पॉलिसी थी जो वो भी ख़त्म की, और इसके बाद हम जैसे इमिग्रेंट्स भी इस देश में आ सके। महिलाओं के हक के लिए कानून पास किए, वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 कर दी, और उन्होंने चीन के साथ अपने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। वियतनाम युद्ध में, और ये ज़रूरी था, वियतनाम युद्ध में ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा समाप्त किया। ऑस्ट्रेलिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था और उसमें जो है कई सोल्जर्स मारे जा रहे थे, और इस वॉर से ऑस्ट्रेलिया को कोई लेना देना नहीं था। और उन्होंने चुनाव में कहा था कि जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे वो ऑस्ट्रेलिया का इसमें पार्टिसिपेशन ख़त्म कर देंगे। एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर जो आज
ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है, उसको राष्ट्रगान उन्होंने बनाया था और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स की शुरुआत भी उन्होंने की थी। एबॉरिजिनल लैंड्स आजकल पूरी तरह से स्वीकारे जाते हैं, लेकिन पहली बार विटलम ने 1972 में सरकार में आने के बाद एबॉरिजिनल लैंड्स को स्वीकारा था। इतने कम समय में इतने सुधार लाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। परंतु समस्या यह थी कि विटलम की सरकार अर्थव्यवस्था पर काबू रखने में सफल नहीं हो पाई। विश्व अर्थव्यवस्था की प्रगति धीमी हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया इससे अछूता नहीं रहा था। और विटलम सरकार कुछ स्कैंडल्स में भी फंस गई और कंट्रोवर्सी में भी फंसी। एक जब अपने नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी तो बजाय आजकल की तरह जो फाइनेंस रेज करने के बजाय उन्होंने एक दलाल तीरथ खेमलानी, जी हाँ, भारतीय या पाकिस्तानी एक तरह के जो लोन के दलाल थे और उनकी छवि बड़ी करप्ट थी और एक तरह के करप्ट दलाल थे, उनके माध्यम से उन्होंने ये लोन रेज करने की कोशिश की। और ये जब खुलासा हुआ इसका तो 2-3 मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ा और इस इस्तीफे के बाद जो है लेबर सरकार, विटलम की सरकार अपने आप में काफ़ी संकट में पड़ गई। दूसरी ओर आए माल्कम फ्रेजर। माल्कम फ्रेजर बड़े चतुर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने इस मौके का पूरी तरह से फ़ायदा उठाया और उन्होंने कहा कि ये सरकार करप्ट सरकार है और इस सरकार को अब इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए ताकि जनता अपनी नई सरकार चुन सके। और इसे फोर्स करने के लिए सेनेट में लेबर पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी। उन्होंने बजट बिल्स या सप्लाई बिल्स जिसे हम कहते हैं उनको पास करने से इनकार कर दिया। और बजट बिल्स और सप्लाई बिल्स न करने की वजह से सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी और इस तरह का एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। न सरकार चल पा रही थी और सप्लाई बिल्स पास नहीं हो रहे थे। तीसरे जो इस घटना के पात्र थे वो गवर्नर जनरल जॉन कर थे। गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होता है और सर जॉन कर को चुनने का अपॉइंट करने की सलाह, गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट करने की सलाह इन्होंने ही दी थी, गॉफ विटलम ने। लेकिन गॉफ विटलम सर जॉन कर की एम्बिशंस से अपरिचित थे, उनके कैरेक्टर से अपरिचित थे, क्योंकि जॉन कर अपना स्थान यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन राजनीतिक इतिहास में अपना स्थान रखना चाह रहे थे। तो माल्कम फ्रेजर और साथ ही साथ गॉफ विटलम ने माल्कम फ्रेजर और जॉन कर ने मिलकर ऐसी सांठगांठ बनाई कि उसका परिणाम ये हुआ कि विटलम जहां ये चाहते थे कि हाफ सेनेट का इलेक्शन हो, उसकी राय मानने के बजाय इन्होंने सर जॉन कर ने माल्कम फ्रेजर के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा कि विटलम की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। और जब ये अनाउंसमेंट हुआ, आपने सुना विटलम ने जब स्पीच दी तो वो सरकार बर्खास्त कर दी गई और माल्कम फ्रेजर को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और माल्कम फ्रेजर, और इन 2 शर्तें थी माल्कम फ्रेजर को प्राइम मिनिस्टर बनाने की, एक तो वो बजट सप्लाई बिल्स पास करेंगे और दूसरा वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे। तो दोनों बजट सप्लाई बिल भी सब पास हुए और उसके बाद जो है इलेक्शन अनाउंस हुए। ये उस समय काफ़ी जनता में रोष था कि जो है किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से रातों रात बर्खास्त कर दिया जाता है, काफ़ी रोष था। लेकिन जब चुनाव हुए, क्योंकि विटलम सरकार की अर्थव्यवस्था में काबू न रख पाने की वजह से लोगों में काफ़ी उनसे रोष था, तो विटलम की लेबर पार्टी तो हार गई और माल्कम फ्रेजर जो हैं इसके फिर प्राइम मिनिस्टर बनकर लिबरल पार्टी की सरकार बनी। अब 50 वर्ष के बाद भी इस पर सवाल उठते हैं कि क्या ये कदम उठाना सही था कि एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से डिसमिस किया जाए। और साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया जा रहा था क्या इस तरह की जो पावर्स होती हैं कि सप्लाई बिल्स को रोक दिया जाए, और गवर्नर जनरल की क्या रियल पावर्स हैं उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। दूसरी ओर लोगों का कहना है कि इस संकट से निकलने का और कोई उपाय नहीं था। जिस तरह से विटलम की सरकार डामाडोल हो रही थी, उसको हटाना और इलेक्शन कराना अपने आप में ज़रूरी था। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी। आशा है आप
संवैधानिक संकट आते रहते हैं, 2-3 बातें उभर कर आती हैं। हमने देखा है अन्य देशों में जब ऐसी तरह की स्थिति होती है, वायलेंस की सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ यह मानना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का कोई भी वायलेंस नहीं हुआ। पूरी राजनीतिक, इवन विटलम को यहाँ रोष बहुत था, काफ़ी उसमें क्रोध में थे, लेकिन उन्होंने पूरी संविधान का पालन किया। बजाय किसी तरह के हिंसा को प्रोत्साहित करने के बजाय वे चुनाव के मैदान में गए और चुनावी मैदान में हारने के बाद उन्होंने अपनी हार भी स्वीकारी। बाद में विटलम और माल्कम फ्रेजर दोनों बहुत अच्छे मित्र भी बने। तो राजनीति एक और होती है, लेकिन साथ ही साथ देश का हित भी अपना ध्यान में रखना, वो इस बात इन घटनाओं से भी उभर कर आती है। तो जहाँ तक राजनीति का सवाल है, सब गोलमाल होता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म गोलमाल, जो एक तरह की हिट फिल्म थी अमोल पालेकर की, उसका एक गीत, क्योंकि राजनीति में भी सब कुछ एक तरह से गोलमाल ही होता है। गोलमाल गोलमाल है, हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। रोटी की हो तो पैसा कमाइए, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, मांगे से ना मिले तो पसीना बहाइए, बहता है जब पसीना तो रूमाल चाहिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है सब गोलमाल है। कपड़ा किसी ने दान ही में दे दिया, चलो दर्जी के पास जाके वो पहले सिलाइए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है।
जी हाँ, सब गोलमाल है और गोलमाल तो यहाँ अपने रेडियो मनपसंद पर हम सुन रहे हैं अमोल पालेकर के जो गीत हैं, क्योंकि अमोल पालेकर का जन्मदिन है 24 नवंबर को और जन्मदिन है साथ ही साथ हमारे एक और डेडिकेटेड लिसनर हैं सुनील तिवारी जी, जो पहले यहाँ कैनबरा में रहते थे, अब पता नहीं कैनबरा छोड़कर बिग स्मोक सिडनी में चले गए हैं। आशा है वो वहाँ पर अपना जन्मदिन जो इस बिग स्मोक सिडनी में काफ़ी अच्छे से मना रहे होंगे। तो सुनील जी, आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात हो रही है जन्मदिन की और साथ ही साथ मनाने की, और साथ ही साथ आजकल जो है एक चल रहा है, लगता है कि सारी दुनिया जिससे पूछिए लगता है कि कहीं ना कहीं विदेश भ्रमण के उसमें लगी हुई है। और इस विदेश भ्रमण में वो जो है कई जगहों पर घूम रही है। और विदेश भ्रमण में मैं अभी हाल ही में जो है जापान गया था, और उस जापान जाने का मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि अपने भ्रमण का। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सुनाऊँ, जापान जाने का अर्थ ये भी था कि वहाँ पर बहुत कुछ जो है देखने को मिला, और जो देखने को मिला उसमें वो तो सब मैं बताऊँगा। टोक्यो, क्योटो, ओसाका इत्यादि जगहों पर गया था, और उसमें काफ़ी अच्छा अनुभव रहा था। लेकिन सबसे बड़ा अनुभव जो मेरा रहा था वहाँ पर, ये देखा मैंने, वहाँ बौद्ध धर्म जो है बहुत बड़ा धर्म है, और उसकी अपने आप में एक शिंटो रिलीजन है, और साथ ही साथ दूसरा बौद्ध धर्म है, और 20,000 करीब टेम्पल्स हैं, बौद्ध मंदिर हैं। और वहाँ पर मुझे देखकर अचंभा हुआ कि बुद्ध के जो उपदेश थे एक और दूसरी ओर जो बौद्ध धर्म आज का है, आज विशेष करके जापान, चाइना और यहाँ तक कि भारत में भी वो बहुत ही अलग है। बुद्ध ने अपने एक तरह से हिंदू धर्म की सुधार की शुरुआत की थी, और इस सुधार के दौरान उन्होंने जो बातें की थी कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, जो हिंदू धर्म में रिचुअल्स हैं वो नहीं करने चाहिए, और अहिंसा का उन्होंने कहा था, यहाँ तक कि किसी तरह का मीट इत्यादि नहीं खाना चाहिए। लेकिन जापान या चाइना में जब जाते हैं तो आप पाते हैं कि तरह तरह की बुद्ध की मूर्तियाँ, एक मंदिर में करीब 1001 मूर्तियाँ थीं। नारा में बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी, चारों ओर मूर्तियाँ देखने मिल रही थी। यहाँ तक कि बुद्ध की हमने एक मूर्ति देखी जो एक पिग के ऊपर थी, और साथ ही साथ जहाँ बौद्ध मंदिर थे वहाँ के बाहर जो है काफ़ी मांस बेचा जा रहा था। ये अपने आप में मुझे बड़ा अचंभा सा लगा कि किस तरह से ऐसा हो रहा है, और कहाँ बुद्ध ने अपनी उपदेश दिए थे और कहाँ ये जो है इस तरह की बातें हो रही हैं। तब मुझे एक कविता याद आई जो हरिवंश राय बच्चन की कविता थी, बुद्ध और नाच घर। और उस कविता में भी हरिवंश राय बच्चन ने यही प्रश्न उठाए थे कि बुद्ध ने क्या कहा था और बौद्ध धर्म का आज क्या हो रहा है। मैं आपको वो कविता सुना रहा हूँ, बुद्ध और नाच घर। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध भगवान, जहां था धन, वैभव, ऐश्वर्य का भंडार, जहां था पल पल पर सुख, जहां था पग पग पर श्रृंगार, जहां रूप रस यौवन की थी सदा बहार, वहां पर लेकर जन्म, वहां पर पल बढ़ पाकर विकास, कहां से तुम में जाग उठा अपने चारों ओर के संसार पर संदेह, अविश्वास। और अचानक एक दिन तुमने उठा ही तो लिया उस कनक घट का ढक्कन, पाया उसे विष रस भरा। दुल्हन की जिसे पहनाई गई थी पोशाक, वो तो थी सड़ी गली लाश। तुम रहे अवाक,
हुए हैरान, क्यों अपने को धोखे में रखे है इंसान? क्यों वो पी रहा है विष के घूंट जो निकलता है फूट फूट? क्या यही है सुख साज कि मनुष्य खुजला रहा है अपनी खाज? निकल गए तुम दूर देश वनों पर्वतों की ओर, खोजने उस रोग का कारण, उस रोग का निदान। बड़े बड़े पंडितों को तुमने लिया था, मोटे मोटे ग्रंथों को लिया अवगाह। सुखाया जंगलों में तन, साधा साधना से मन। सफल हुआ श्रम, सफल हुआ तप, आया प्रकाश का क्षण। पाया तुमने ज्ञान शुद्ध, हो गए प्रबुद्ध। देने लगे जगह जगह उपदेश, जगह जगह व्याख्यान। देखकर तुम्हारा दिव्य वेश, घेरने लगे तुम्हें लोग। सुनने को नई बात हमेशा रहता है तैयार इंसान। कहने वाला भले ही हो शैतान, तुम तो थे भगवान। जीवन है एक चुभा हुआ तीर, छटपटाता मन, तड़फड़ाता शरीर। सच्चाई है, सिद्ध करने की जरूरत है। पीर पीर पीर, तीर को दो पहले निकाल। किसने किया शर का संधान? क्यों किया शर का संधान? किस किस्म का है बाण? ये हैं बाद के सवाल। तीर को दो पहले निकाल। जगत है चलायमान, बहती नदी के समान। पार कर जाओ इसे तैर कर, इस पर बना नहीं सकते घर। जो कुछ है हमारे भीतर बाहर, दिखता सा दुख कर सुख कर, वो है हमारे कर्मों का फल। कर्म है अटल, चलो मेरे मार्ग पर अगर, उससे अलग रहना भी नहीं कठिन, उसे वश में करना है सरल। अंत में सबका है ये सार, जीवन दुख ही दुख का है विस्तार। दुख का इच्छा है आधार, अगर इच्छा को लो जीत, पा सकते हो दुखों से निस्तार, पा सकते हो निर्वाण पुनीत। ध्वनित प्रतिध्वनित तुम्हारी वाणी से हुई आधी जमीन। भारत ब्रह्मा लंका श्याम तिब्बत मंगोलिया जापान चीन, उठ पड़े मठ पैगोडा बिहार, जिनमें भिक्षुणी भिक्षुओं की कतार। मुंडाकर सिर पीला चीवर धार, करने लगी प्रवेश, करती इस मंत्र का उच्चार। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कुछ दिन चलता है तेज हर नया प्रवाह, मनुष्य उठा चौंक हो गया आगाह। वाह री मानवता, तू भी करती है कमाल। आया करें पीर पैगंबर आचार्य, महंत महात्मा हजार। लाया करें अहदनामे इल्हाम, छाटा करें अक्ल बधारा करें ज्ञान। दिया करें प्रवचन वाज, तू एक कान से सुनती दूसरे से देती निकाल। चलती है अपनी समय सिद्ध चाल। जहां हैं तेरी बस्तियां तेरे बाजार, तेरे लेन देन तेरे कमाए खर्च के स्थान, वहां कहां है राम कृष्ण बुद्ध मोहम्मद ईसा के कोई निशान। इनकी भी अच्छी चलाई बात, इनकी क्या बिसात। इनमें से कोई अवतार, कोई स्वर्ग का पूत, कोई स्वर्ग का दूत। ईश्वर को भी इसने नहीं रखने दिया हाथ। इसने समझ लिया था पहले ही, खुदा साबित होंगे खतरनाक। अल्लाह वबाल जान फजीहत, अगर वे रहेंगे मौजूद हर जगह हर वक्त। झूठ फरेब छल कपट चोरी जारी दगाबाजी चीना चोरी सीना जोरी, कहां फिर लेंगी पनाह। गरज कि बंद हो जाएगा दुनिया का सब काम। सोचो कि अगर अपनी प्रेयसी से करते हो तुम प्रेमालाप, और पहुंच जाएं तुम्हारे अब्बा जान, तब क्या होगा तुम्हारा हाल। तबीयत पड़ जाएगी ढीली, नशा सब हो जाएगा काफूर। एक दूसरे से हटकर दूर, देखोगे न एक दूसरे का मुंह। मानवता का बुरा होता हाल, अगर ईश्वर डटा रहता सब जगह सब काल। इसने बनवाकर मंदिर मस्जिद गिरजाघर, खुदा को कर दिया है बंद। ये हैं खुदा के जेल, जिन्हें ये देखो तो इसका व्यंग। कहती है श्रद्धा पूजा के स्थान, कहती है उनसे आप यहीं करें आराम। दुनिया जपती है आपका नाम,
मैं मिल जाऊंगी सुबह शाम, दिन रात बहुत रहता है काम, अल्लाह पर लगा है ताला, बंदे करें मनमानी रंगरेल। वाह रे दुनिया, तूने खुदा का बनाया है खूब मजाक, खूब खेल। जहां खुदा की नहीं गली दाल, वहां बुद्ध की क्या चलती चाल। वे थे मूर्ति के खिलाफ, इसने उन्हीं की बनाई मूर्ति। वे थे पूजा के विरुद्ध, इसने उन्हीं को दिया पूज। उन्हें ईश्वर में था अविश्वास, इसने उन्हीं को कह दिया भगवान। वे आए थे फैलाने को वैराग्य, मिटाने को सिंगार पटार, इसने उन्हीं को बना दिया श्रृंगार। बनाया उनका सुंदर आकार, उनका बेल मुंड था शीश, इसने लगाए बाल घूंगरदार। और मिट्टी लकड़ी पत्थर लोहा तांबा पीतल चांदी सोना मूंगा नीलम पन्ना हाथी दांत, सबके अंदर उन्हें डाल तराश खराद निकाल, बना दिया उन्हें बाजार में बिकने का सामान। पेकिंग से शिकागो तक कोई नहीं क्यूरियो की दुकान, जहां भले ही और न हो कुछ, बुद्ध की मूर्ति न मिले जो मांगो। बुद्ध भगवान, अमीरों के ड्राइंग रूम, रईसों के मकान, तुम्हारे चित्र तुम्हारी मूर्ति से शोभायमान। पर वे हैं तुम्हारे दर्शन से अनभिज्ञ, तुम्हारे विचारों से अनजान। सपने में भी उन्हें इसका नहीं आता ध्यान। शेर की खाल, हिरन की सींग, कला कारीगरी के नमूनों के साथ तुम भी हो आसीन। लोगों की सौंदर्य प्रियता को देते हुए तस्कीन, इसीलिए तुमने एक की थी आसमान जमीन। और आज देखा है मैंने, एक ओर है तुम्हारी प्रतिमा, दूसरी ओर है डांसिंग हॉल। हे पशुओं पर दया के प्रचारक, अहिंसा के अवतार, परम विरक्त संयम साकार, मची है तुम्हारे सामने रूप यौवन की ठेल पेल। इच्छा और वासना खुलकर रही हैं खेल, गाय सुअर के गोश्त का उड़ रहा है कबाब। गिलास पर गिलास पी जा रही है शराब, पिया जा रहा है पाइप सिगरेट सिगार धुआंधार। लोग हो रहे हैं नशे में लाल, युवकों ने युवतियों को खींच लिया है बाहों में भींच। छाती और सीने आ गए हैं पास, होठों अधरों के बीच शुरू हो गई है बात, शुरू हो गया है नाच। ऑर्केस्ट्रा के साज, ट्रम्पेट क्लैरिनेट कार्नेट पर साथ बज उठा है जाज, निकलती है आवाज। मध्यम मध्यम शरणं गच्छामि, मांसं मांसं शरणं गच्छामि, दांसं दांसं शरणं गच्छामि, मध्यम मध्यम शरणं गच्छामि, मांसं मांसं शरणं गच्छामि, दांसं दांसं शरणं गच्छामि। आपने सुनी ये कविता जो हरिवंश राय बच्चन की थी और लिखी थी पढ़ रहे थे अमिताभ बच्चन, उनके बेटे। और जैसा कि इस कविता में उन्होंने प्रश्न उठाया कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे और आज जिस तरह का बौद्ध धर्म है वो जिसे हमें देखने का अवसर मिला जापान में, और साथ ही साथ अन्य देशों में भी यही स्थिति, यहाँ तक कि भारत में भी यही स्थिति है। तो अपने आप में ये एक प्रश्न उठता है कि जहाँ जो ओरिजिनल जो टीचिंग होती हैं किस तरह से समय के साथ साथ बदलती चली जाती हैं। चलिए फिर एक अमोल पालेकर की फिल्म का एक और गीत सुनाते हैं आपको। ये जो है फिल्म अपने प्राय का गीत है और उसके बाद बातचीत करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा, हमारे एक विशेष अतिथि डॉक्टर रवि सूद जी के साथ, जिन्होंने एक बड़ी भारी उपलब्धि, जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया था, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया एक वर्ल्ड मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। उनके साथ बातचीत करेंगे। आइए गीत सुनते हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं। श्याम रंग रंगारे
हर पल मेरा रे, मेरा मत वाला है मन, मधुबन तेरा रे, श्याम रंग रंगा रे, हर पल मेरा रे। जिसके रंग में रंगी वो मीरा, रंगी थी राधा रे, मैंने भी उस मनमोहन से बंधन बांधा रे। जिसके रंग में रंगी वो मीरा, रंगी थी राधा रे, मैंने भी उस मनमोहन से बंधन बांधा रे। श्याम रंग रंगा रे, हर पल मेरा रे। हाँ नीला, तू भी गा। हाँ दीदी गाओ ना। मेरी सांसों के ये फूल खिले हैं तेरे ही लिए, जीवन है पूजा की थाली, नैना है दिए। मेरी सांसों के ये फूल खिले हैं तेरे ही लिए, जीवन है पूजा की थाली, नैना है दिए। हो श्याम रंग रंगा रे, हर पल मेरा रे, मेरा मत वाला है मन, मधुबन तेरा रे। श्याम रंग रंगा रे, हर पल मेरा रे। नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े, देखे बिना तोहे कान्हा, दिन बीते ना रहन ढले, चैन पड़े नहीं चैन पड़े, मोहे काहे छले, मोहे काहे चले, आहा देखे बिना तोहे कान्हा, दिन बीते ना रहन ढले, चैन पड़े नहीं चैन पड़े, कान्हा। कान्हा सुने जमुना के तट, सुने सारे पन घट, आजा रे वो कृष्ण कन्हैया। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर, और साथ ही साथ अपने रेडियो मनपसंद ऐप पर, जो आपके साथ 24 घंटे 7 दिन आपके साथ में, आपके हाथ में रहता है। और मैं हूं आपके साथ RJ किशोर नंगरानी। आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम जो अभी 10 से 12 चल रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम को फिर से रिकॉर्डिंग आपके लिए प्ले की जाएगी हमारे रेडियो मनपसंद ऐप पर शाम को 3 से 5 के बीच में। अगर आप ये कार्यक्रम अभी पूरा नहीं सुन पाए हैं तो आपको फिर ये मौका मिलेगा कि आप शाम को 3 से 5 के बीच में सुन सकते हैं। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा 62874347 पर फ़ोन कर सकते हैं, या फिर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 0414527962 पर। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बातचीत की थी डॉक्टर रवि सूद जी के बारे में, और ये बताया था कि किस तरह से रवि सूद जी, जहाँ तक सवाल है डॉक्टर रवि सूद का, हमने उनसे बातचीत की थी 6 वर्ष पहले अपने 2019 के प्रोग्राम में, जब उन्होंने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का एक तरह से रिकॉर्ड बनाया था। और तब से 6 वर्ष गुजर चुके हैं, और इन 6 वर्षों में उनकी उपलब्धियां बढ़ती ही जा रही हैं। और आज फिर
जहाँ तक सवाल है उनकी एक और जो उपलब्धियों का रिकॉर्ड है वो जुड़ा है। उन्होंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में, मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया, जी हाँ, केप टाउन में 10 से 19 अक्टूबर के बीच में जो चैम्पियनशिप हुई थी वहाँ पर, और साथ ही साथ वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। तो ये गर्व की बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये गर्व की बात है हम भारतीय ऑस्ट्रेलियंस के लिए, इंडियन ऑस्ट्रेलियंस के लिए, कि किस तरह से 82 वर्ष की उम्र में, जब हम में से अधिकांश लोग चलना फिरना भी मुश्किल समझते हैं, उन्होंने न केवल वेट लिफ्टिंग का रिजीम शुरू किया है, बगैर इसमें अपने एक तरह के नए नए रिकॉर्ड भी स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि हमने अपने कार्यक्रम में बताया था कि पिछले 2019 के कार्यक्रम में जब उनसे बातचीत हुई थी, तो इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने जीवन यात्रा के बारे में बताया था, और उसी जीवन यात्रा को मैं फिर से नहीं बनाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक तरह से उसका संक्षेप में हम सुनेंगे कि किस तरह से बातचीत हुई थी। आइए बातचीत करते हैं रवि सूद जी के साथ। डॉक्टर रवि सूद, आपका हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। थैंक यू किशोर जी, और ढेर सारी बधाइयाँ आपकी, जो आपने उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं यहाँ पर, जो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई थी, उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। और इससे पहले कि आपकी उस चैम्पियनशिप के बारे में बातचीत करें, फिर से थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप पेशे से एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, और साइंटिफिक बलूनिंग एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपने बारे में फिर एक बार परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स। अभी भी काम कर रहे हैं? जी, फुल टाइम रिटायरमेंट हुई थी 2009 में, और उसके बाद पार्ट टाइम में अभी भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है स्ट्रेटोस्फेरिक बलूनिंग में, उसके लिए उन्होंने रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं हासिल की। तो मैं and I still work as looking after the facility in Alice Springs. Acha. And normally that facility is been funded by NASA, and under a treaty between Australia and the United States. And the treaty has just been renewed about 10 months ago, and I had to appear at the Senate inquiry as the expert witness for stratospheric ballooning for the treaty to be renewed. लगता है कि आप इंडिस्पेंसेबल हैं। वो भी चल रहा है। अच्छा, तो अभी भी आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप रिटायर्ड हुए हैं। आपको 82 ईयर कहने के बजाय आपको 28 ईयर ओल्ड कहना चाहिए। I've been very fortunate। ये भगवान का शुक्र है कि शक्ति दी है भगवान ने, और मेरी फैमिली ने सपोर्ट दी है हर एक बात में जी। तो मैं काम भी कर रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग भी कर रहा हूँ, और थोड़े से सोशल वर्क रोटरी के साथ भी कर रहा हूँ। जी हाँ, वो भी जानना चाहूँगा। आप एस्ट्रोफिजिस्ट, जैसा कि आपने बताया कि अभी भी आप उस एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में भी हैं। हवन भी कर सकते हैं, किसी ने कहा कि आप कार का इंजन भी बना सकते हैं और डेक भी बिल्ड कर सकते हैं। ज़रा उनके बारे में बताइए, वो एक्टिविटीज़ के बारे में। आपने रोटरी के बारे में भी बताया। पहले तो I congratulate you on your background work. You are absolutely superb. These are the things I had forgotten about myself as well. Fantastic, well done. रोटरी का काम मैंने शुरू किया था 2005 में। इसलिए शुरू किया था क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया में रहते 45 साल हो गए हैं। And Australia is such a beautiful country, and we have gained so much from the country that I decided it was time to put something back into the community. And Rotary is all about supporting community work. Yeah. And that's something that I've been doing since about 1998. Achha. And that work has been very rewarding.
and we just raise funds for the community, do a lot of different types of community work. I mean, for instance, yesterday morning, from 8 o'clock to 10 o'clock in the morning at the Australian Institute of Sport, there was, in Bruce, there was a concert, a Wiggles concert for young kids. Acha. And we were helping with the parking of the vehicles there. Oh, right, okay. And so I was on duty from 8 o'clock in the morning till 12 o'clock, collecting money for parking and directing cars where to park and so on. Right, okay. So and that's just one of the very small things that Rotary does. And we have weekly meetings and so serve the community. आपने टेम्पल में टाइलिंग भी की है क्या? हाँ जी, वो तो बहुत देर होगी. अभी तो टेम्पल जो है is such a magnificent facility there. I don't have to do anything. But it is very well run, and I really compliment the people who run the temple at the moment. अब आपसे जब बात हुई थी 2019 में, तब आपको आई थिंक 5 वर्ष हो गए थे पावर लिफ्टिंग की शुरुआत किए हुए. और जब वो पावर लिफ्टिंग की शुरुआत की थी आपने, आप काफ़ी हमेशा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहे हैं बचपन से ही. और उसके बाद आपको जो है किस तरह से वो पावर लिफ्टिंग की शुरुआत हुई थी, एक बार फिर से बताइए. हाँ जी, जो आपने ये ठीक कहा कि जब मैं ग्रोन अप था, यूनिवर्सिटी गया था, उसके बाद भी मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता था. Used to, in the university, I represented the university at volleyball, tennis, table tennis, and cricket and hockey. So there were these 5 sports I represented the university at, and kept on playing hockey long after that here, even in Canberra. And of course, with hockey, your knees give way sooner or later. So that's exactly what happened in 2013. And both my knees needed replacing. Achha. And the orthopedic surgeon, Professor Paul Smith, here at the Canberra Hospital, he suggested that if my physical condition and the muscles were in good condition, then I would have, the surgery would be an easy process because I need to have both the knees replaced. So I engaged a personal trainer, her name is Megan Hinchley, to prepare me for the surgery. And I trained with her for 18 months. And she did an absolutely amazing job. And I just sailed through the surgery. And after that, I kept on training with her. And it was she who suggested that I was good at powerlifting. So then she started training me to take part in powerlifting competitions. So I've been training with her now for 12 and a half years. अच्छा. और जब बातचीत हुई थी तब आप नेशनल पावर लिफ्टिंग में चैंपियनशिप का रिकॉर्ड स्थापित किया था? हाँ जी, पहली मेरी कंपटीशन थी 2017 में. तो उसके बाद मैंने 6-7 कंपटीशन में पार्ट लिया. तो मेरा डेडलिफ्ट का रिकॉर्ड आया पहले 115 kilograms. That was in Sydney, and then I improved that to 120 kilograms in Cairns, and then I improved that to 125 kilograms here in Canberra. That was in December 2019, just before COVID created a whole shutdown of the business. अच्छा. तो लेकिन फिर 2019 के एंड में आपके साथ एक और हेल्थ की प्रॉब्लम आई, जरा उसके बारे में बताइए. हाँ जी, this was about 3 weeks after the competition where I obtained an Australian record of deadlift for 125 kilograms. That is in my age and weight category. Now, this is an important thing. When you take part in these competitions, you got to be competing in 2 categories. The first one is a category of age, and if you're in the certain age category, and at that time I was in the age category of more than 74 years. Achha. And then the other one was the body weight category, because the heavier you are and the heavier, the more the muscle you have, the more you can lift. Right, yeah. So I was in the weight category
of 69 kilograms body weight of Orlet. Not the lifting, Achha. but the body weight of 69 kilograms. And at that time, I was just under that limit of 69 kilograms. I weighed 68.8 kilograms. Achha. So it was a good thing to do at that time there. And I obtained that record there, but about 3 weeks later, then I woke up one night, it's on the 6th of January, feeling unwell. And I had some chest pain. My wife, my Charu, called an ambulance. I ended up in the Calvary Hospital at that time there. And I'd had a minor heart attack. Achha. And I spent 2 nights in the hospital, and they did an implant, a stent implant. And then I was okay after that. Right, and I saw a cardiologist soon after that. And he said that you are fit to resume activity because you have been physically very fit. So, and that was a godsend. And I've been seeing the cardiologist since that time. Now I see him once every year. But he says, yes, you can continue with the weightlifting. तो एक तरह से आपने जो पावर लिफ्टिंग आपने जो की, एक तरह से उसने हेल्प की आपको हार्ट अटैक से रिकवर होने के लिए. हाँ जी, वो बहुत हेल्प की. If I hadn't been physically fit, then I might not have been able to do what I'm doing now. That's for sure. Or आप you went back to the normal, resumed normal activities, including powerlifting. Is that right? Oh yes, that was within 3 months or so. Achha. Yeah. Oh yeah, I was able to do that, and then it's kept on doing that. And then what happened was, in 2020 and going on to 2021, there were no competitions because of COVID. Ji. And then when COVID started, then I started to take part in competitions again. Achha. But I did not do that for a few years to actually take part in a competition, but just continued my training with Megan Hinchley. And then this year, in May, I took part in my first formal competition. Achha. I'd taken part in other informal competitions here in Canberra, but not in a formal one. And the formal competitions are very strict because the rule book is about 45 pages long. And if you don't follow any of the rules, then you get disqualified. And for each lift, there are 3 referees, independent referees. And if you get 2 red lights out of 3, then you're gone. And so I took part in a competition in May in Sydney. And at that time, I was in the age category of over 79 years. And I was 81 years and 11 months. And I in the weight category of under 74 kilograms. And I managed to obtain a new Australian record in that category of 115 kilograms. Because the thing is, as the older you get, I'm sure everyone knows that, the less your weightlifting capability becomes. That's right. But to get the 115 kilograms, I was very happy with that. तो मानना पड़ेगा आपको 115 किलो, यहाँ 15 किलो ही उठा लें तो बहुत बड़ी बात है. कमर टूट जाती है या घुटने टूट जाते हैं. तो आप अब इसके बारे में और भी बात करते हैं. एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर आपका जो है जो रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे. दोस्तों सुनते रहिए डॉक्टर रवि सूद की जो है इंस्पायरिंग स्टोरी जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं. आइए सुनते हैं एक और अमोल पालेकर की फिल्म का गीत और फिर डॉक्टर रवि सूद के साथ बातचीत जारी करते हैं. अगर आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं हमसे तो 0414 527-962 पर या फिर हमें आप 62874347 पर बात कर सकते हैं. आइए सुनते हैं अमोल पालेकर का एक और गीत जो येसुदास की आवाज़ में है, फिल्म चिच्चोर का. तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल. तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल. तू जो मेरे सुर में.
चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में डूबे रहे एक दूसरे की रस भरी बातों में तू जो मेरे संग में तू जो मेरे संग में मुस्कुरा ले गुनगुना ले तो जिंदगी हो जाए सफल तू जो मेरे मन को तू जो मेरे मन को घर बना ले मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल तू जो मेरे सुर में रे गा रे गा रे सा रे गा मा गा रे रे गा रे नी गा पा मा पा रे गा धा पा गा मा गा रे धनी गा रे गा गा मा क्यों हम बहारों से खुशियाँ उधार ले क्यों हम बहारों से खुशियाँ उधार ले क्यों ना मिलके हम ही खुद अपना जीवन संवार ले तू जो मेरे पथ में तू जो मेरे पथ में दीप बाले खो जाले तो बंदगी हो जाए सफल तू जो मेरे सुर में मधनि सा मधनि सा मगरि सा निगा गा सरे रे नि सा प गा रे सा नि धा म ग सा ग म ध नि सा तू जो मेरे सुर मिला ले संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल तू जो मेरे सुर में आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रवि सूद जी के साथ जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि केप टाउन में 10 से 19 अक्टूबर के बीच में हुई थी उसमें भाग लिया था और साथ ही साथ वहां पर ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया था और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। रवि जी, आपने बताया आप 2019 की स्टोरी और उसके बाद भी आपने बताया कि जो हार्ट की प्रॉब्लम हुई उसके बाद भी आपने अपनी पावर लिफ्टिंग जारी रखी और अब जो है 2025 में आपने भाग लिया। ज़रा उस जर्नी के बारे में बताइए। थोड़े दिन आप जो है पावर लिफ्टिंग नहीं की लगता है, कंपटीशन वगैरह में भाग नहीं लिया। हाँ जी, जो मैंने आपको बताया मई 2025 took part in a weightlifting competition in Sydney and I got a new record for deadlift, Australian record. Now also what happened was with every one of these competitions you have to take part in 3 different events. The first event always is the squat, where you put a bar on your neck and then you put weights on it and you got to squat down. Yeah. And you got to do the 3 times. And then you do a bench press where you lie on a bench and you raise your arms with weight on it right up to the top till your arms are straight. And you do that 3 times. And then you do the deadlift where the bar and the weights are on the floor and you got to bend down and lift the weights till your knees are absolutely straight and your body is straight. And you have to do the 3 times. Now, they take your best
record figure for the squat, the best figure for the bench, and the best figure for the deadlift. And they add those three numbers. And if you are above a particular limit, then you qualify to take part in an international competition. So when I took part in that competition in May this year, my total for the squat, bench, and deadlift was 232.5 kilograms. Oh, a lot, okay. And I very comfortably qualified to take part in an international competition. Acha. And this is what my trainer, Megan, told me, that I had qualified. I wasn't even aware of that. Acha. And then she started training me for the international competition, which was held in Cape Town from 10th to the 19th of October this year. And those 5 months of training were pretty tough. Acha. But I trained with her twice a week, and then I went on my own to the gym 3 times a week. So that's 5 times a week going to the gym, and then at least 3 or 4 times a week do your yoga at home as well. Achha. That is very, very important. How many hours you were doing that training with Megan and going to the gym every day? It's about 1 hour each time. Achha. The formal sessions with her are about 1 hour, and then to the gym when I go on my own, it's on my own choosing. Achha. But it's normally about 1 hour. Now the important thing about weightlifting is this, and I didn't know about this till I actually started the formal weightlifting, that if you do a lot of weightlifting and you work your muscles, then you must eat protein within half an hour of weightlifting. Because if you don't, then the body starts to eat into your muscles. Muscle recovery के लिए. Muscle recovery is very, very, very important. Within half an hour. Within half an hour. Achha. That's exactly It's right. good to know that, yeah. Oh yeah, so that's what I've been doing for a very long time. And come home and immediately I'm a breakfast and so on. So that's what I've been doing. And so the preparation went on for about 5 months. And in those 5 months also then you had to put in your application for the international competition, and then you had to pass certain tests. And one of the most difficult tests to pass was the anti-doping test. जरा उसके बारे में बताइए. That anti-doping test is set by an international body. And this is the International Powerlifting Federation that sends it. And you have to do it online, and it took me 7 hours to complete that, to do the anti-doping test. And I did manage to do that. But what happens with the anti-doping tests is also that when you take part in a competition, and I was lifting on the 10th of October in Cape Town, then myself, my wife Charu, and her daughter Sapna and her husband James, we were all there staying in a hotel. And I had to leave them and go and stay in a different hotel specified by the Powerlifting Association for 2 nights. Achha. The night before I lifted and the night after I lifted there. And that is, so the reason for that is they can actually come and do a doping test on you within half an hour's notice. Achha. And you have to be available 24 hours for that. Right, okay. Fortunately, they did not do any tests on me. Achha. Fortunately or not, it doesn't matter because I don't take any doping thing anyway. We don't want to announce that. No, that's okay. In fact, what happened was when I was taking part in a local competition here in Canberra, where I had my best powerlifting record, my trainer, Megan, was also there, and the doping agency people were also there. And she kept on telling the doping agency people, go and test Ravi, go and test Ravi. But they didn't do that, so it is all okay. I feel very comfortable about that. Yeah. Very comfortable. And one of the two things is, I don't drink any alcohol, and my diet is also mostly a vegetarian diet. Acha, vegetarian diet. So to be able to focus on the
right protein-rich diet is very, very important for muscle building. And I've been again taking advice from Egan on what to eat. And Charu has been wonderful in providing me with all the right food for all these years. तो जरा बताइए वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन के क्या सोर्सेज हैं? That is थोड़ा बहुत. That is, nuts is very, very important. Right. Cashew nuts, pistachio nuts, and walnuts. I have those virtually every day. Achha. And then avocados are very, very important. They're protein rich. And of course, our dals are protein rich and so on. So all those things I have every single day. Or any supplements? Yes, I had a powder supplement, which I take when I go to the gym. And of course, milk is another protein-rich source there. Now, when I go to do the gym exercises there, I take about half a liter of milk with me, and that's got some protein-rich powder in it as well. And this is all approved. This is nothing underhand. It is all approved by the anti-doping agency and so on. And I drink that during my weightlifting. Achha. And I finish with a good breakfast, protein-rich breakfast and so on. So that is very important to do. तो उसके बाद जब इसमें पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में आप पहुंचे, वो कब था? आपका 10 अक्टूबर को था. 10 अक्टूबर. तो उसके बारे में बताइए, उस दिन के बारे में बताइए. उस दिन के बारे में तो it was absolutely straightforward. Now, because it's an international rule, my coach is not allowed to coach me. But you have to have a coach there. So there was another young Australian lad from Perth who was coaching me just for that particular day there. And I went through the whole thing, and I got all 9 lifts with all green lights. So the 3 squat, then the 3 bench press, and the 3 deadlift. Achha. And my aim was to improve on my deadlift Australian record, and I managed to do that with 117.5 kilograms of deadlift. So I got a new record. 117. 117.5, yes. आपका previous 115, 120 भी था. हाँ जी, that was at a younger age. That's right, yeah. अब आपकी तो अभी आपने किस एज और वेट की कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था यहाँ? The age category is more than 79 years. Yeah. And at an international competition, I was at quite a disadvantage because for the Australian age category, it was in the category of 75 years or more, or 79 years or more. Now, 79 years or more, which is really 3 years younger than me. In the international competition, the category was everyone above 70 years of age. Achha. So there were people who were 12 years younger than me. And so I didn't have a chance to get a gold medal. There's no way I could have got that. Because there were people so much younger and fitter than me who do that. So but I did manage to. It goes from 70 to what age? 72, whatever, to 100. All right, okay. That's the maximum Masters 4 category. So this is a remarkable achievement. अगर आपको देखा जाए 82 years की एज में आपने मेडल लिया है, where 70-year people were also participating, I'm assuming. And I'm very lucky. Again, I keep on saying that, but there were 300 people taking part in the whole competition. And they were from 25 different countries, including India and a lot of Asian countries, European countries, and so on. And out of the 300 participants from all these 25 countries, I was the oldest of the lot. Acha, you were the oldest. I was the oldest of the lot at the competition, whole competition. That's quite remarkable अगर देखा जाए कि आप फिर भी अपना bronze medal लिया है आपने when you are competing against the younger and probably fit. I mean, fitter तो खैर नहीं कह सकता क्योंकि आपने अपने fitness prove कर दी. No, they are fitter than me. There's no doubt about it. I mean, to compete with a person who's 12 years younger than me is, unless you are about 20 years old, then it's impossible. Yeah, but I was quite happy with the outcome. And my two main aims to going to South Africa was to represent my country, Australia, which I was very proud to do, and to get a new Australian record, which I managed to do. So I was very, very happy with the outcome. तो ये आपका अगर देखा जाए तो
जैसा कि मैं बार बार कह ही रहा हूँ कि एक तरह का रिमार्केबल अचीवमेंट है कि आपने अपनी कैटेगरी में अपना प्राइज ब्रॉन्ज मेडल लिया है और साथ ही साथ ओल्डर हैं कंपेयर टू दी अदर पार्टिसिपेंट्स, और इतने पार्टिसिपेंट्स थे उनके बीच में भी आपने इस तरह का अचीवमेंट किया। दैट्स काबिल तारीफ़ है। और आपने जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में एक बड़ा भारी ऑनर है। Oh yes, very much so. Okay, to go? Yeah. Hanji. Oh, now there's one story I also want to share with you. When you compete in an international competition, you have to follow very, very strict rules about what you can wear, and even the underwear that you can wear. They actually specify everything like that. And I had to order a number of pieces of equipment like the belt and the wrist straps and the knee sleeves and all the rest of it. Yeah. And when I ordered this, I ordered it from a company, an Australian company that I ordered from previously. And they had my old residential address. And that was delivered within a week of us leaving for South Africa. And unfortunately, I hadn't changed my residential address because we had moved to a retirement village. Achha. And the parcel was not delivered to our old home address because there was no one there. So it ended up back at the post office, at the Hawker post office. And this is a really nice story because the lady who runs the Hawker post office, her name is Mrs. Daksha Kotecha. Achha. And she's been running that post office for at least 10-15 years. She does such a superb job. There is always a line in the post office, particularly of elder people there. And she saw that it hadn't been delivered. She had my phone number, found my phone number for somewhere. And she said, can you please come and pick up this parcel? And you must have moved to your address. And I went and picked it up there. Now, if I hadn't been able to do that, if she hadn't rung me, then I would have not have been able to compete. मानना पड़ेगा उनको कि किस तरह मानना से पड़ेगा कि इतना एफर्ट करना जाके ढूंढना और आपके लिए कितना ज़रूरी था बिफोर द कंपटीशन टू हैव ऑल दोस थिंग्स। एक और ब्रेक लेते हैं, फिर आपके साथ थोड़ी सी और बातचीत करते हैं आपके कोच और आपकी फैमिली के बारे में इस इवेंट में। आइए सुनते हैं एक और गीत अमोल पालेकर की फिल्म का, और ये गीत है, जी हाँ, मैं कौन सा गीत सुनाऊं, मैं सोच रहा हूँ आपको जाने मन, ये चिच्चोर के ही बहुत गाने, छोटी सी बात का गीत है ये फिल्म। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे। अभी तो हुई है यार अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। छोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे।
अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरार दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वारे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे तेरे समझूं मैं तेरी राधे जा। दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। सुने जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन हाँ जाने मन। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। ये था फिल्म छोटी सी भी बात का गीत, जो हमारे आई थिंक रवि जी को भी काफ़ी पसंद आया ये गीत लगता है। और रवि जी, सबसे पहले मैं अभी विजयपुरी जी का भी मैसेज आया है, जो हमारे सीनियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं और एसोसिएशन की ओर से आपको भी बधाई दे रहे हैं, आपकी जो अचीवमेंट है, वंडरफुल अचीवमेंट। Thank you, Vijay ji, and congratulations to you as well for running such a fantastic organization. I love it. नहीं, बहुत ही हम सभी इंडियन ऑस्ट्रेलियंस को काफ़ी गौरव है आपकी जो है अचीवमेंट है। आपका ब्रॉन्ज मेडल नहीं लेके आए यहाँ पर, मैं कहना याद दिलाना आपको भूल गया था, लेकिन आपका जो है रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड, हमारे लिसनर्स के साथ आप फेसबुक लाइव पर शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगली बार आपके साथ एक ब्रॉन्ज मेडल भी आपका देखना चाहेंगे, लेकिन उसके फ़ोटो हम अपने फेसबुक पर लगा रहे हैं और वीडियो भी हम अपने रेडियो मनपसंद के फेसबुक पर पेज पर लगाएंगे। थैंक यू रवि जी। रवि जी, फिर आपने बात करी है अपने कोच मीगन के बारे में काफ़ी, ज़रा उनके बारे में बताइए किस तरह से उन्होंने आपको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करने में मदद की है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग ट्रेनिंग विद हर इन 2013 एंड शी यूज्ड टू वर्क इन क्लब लाइम एट दैट टाइम देयर, बट देन शी विद द सपोर्ट ऑफ हर हस्बैंड शी सेट अप हर ओन जिम एंड दैट जिम इज इन एक्टन. And I go and see her twice a week there. And she's got a degree from the University of Canberra in health matters. Yeah. And she's totally in tune with what the health requirements are at all ages there. And she's one of triplets. And that's second set of triplets I've known in my life. The first one was in my younger days in Kenya. But she's very different from her two other triplet sisters there. In fact, she's the one who is so superbly organized with the help from her husband and from her dad and mom, because they were all there in South Africa. Her husband was there and her mother and her father was there as well. And she also, at the competition in Cape Town,
she managed to obtain a gold medal. So she is a world champion in her Acha. age and weight group. Right. She is that amazing. Acha. That's wonderful. Yeah, to have that coach. We're very fortunate to have her. Oh, very fortunate indeed. And she's part of our extended family now. Acha. And yeah, she's a wonderful young lady. And she knows exactly what is required with every person that she trains. Right. And the persons that she trains range from youngsters to the age of, I'm just about the oldest, and then from different professions, different walks of life and so on. अच्छा, और हम यहाँ म्यूज़िक तो बजा ही रहे हैं जैसे आपके उसमें, आपका भी म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट है, कंट्री म्यूज़िक से लेकर बॉलीवुड के सॉन्ग्स तो हम सभी सुनते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए, आपकी प्लेलिस्ट क्या होती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं? मेरे फेवरेट सॉन्ग ये शाम मस्तानी. अच्छा. दूसरा मेरे जो फेवरेट सॉन्ग है अजीब दास्तां है, ये लता मंगेशकर गाया हुआ. जो सॉन्ग्स हैं 60s के 70s के, मेरे पास अभी उनकी लिस्ट है. सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स की मैं अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ. अच्छा. एंड आई कीप all different albums like that, and I call them my favorite albums. And right now, going back about 6-7 decades, I've got 70 different albums of my favorite songs, and I play them all the time. Right, okay. So that's or Australian country music, maybe. And Australian country music. And Australian country music, I started interest in that when I was in Alice Springs. There was a particular person called Ted Egan who used to sing Australian country songs, and the only instrument that he had was an empty beer cartoon, a cardboard box of, and he used to play the rhythm on that. And he was such an expert that enlightened my interest in Australian country music. And my favorite singers in Australian country music are John Williamson, and and Slim Dusty. And Slim Dusty is now retired and I think he's gone. But John Williamson is on his last tour next year, and I'll definitely be going to watch him again in February. He does some amazing singing. और आपकी इस चैम्पियनशिप में आपकी फैमिली भी वहाँ पर आई थी, आपने जैसे बताया चारू जी वहाँ पे थी, साथ ही साथ आपकी बेटियाँ भी थी, उनके बारे में थोड़ा बताएं, और फैमिली का क्या रोल रहा है आपकी इस जर्नी में? फैमिली का, there's no way I could have done any of this without the support of my family. And as I mentioned earlier on, the way that my wife Charu looks after me and prepares all my meals and everything, and the way she supports me is absolutely out of this world. And so are our 2 children and their spouses and the grandchildren. And I've got 2 grandchildren who are in university in England, and they kept on sending messages to Cape Town. They watched the whole event live, as did our son in Melbourne and his wife, and then our daughter and her husband. They came to South Africa with us, and they spent time with us. Of course, they were there to watch the whole thing live, and that gave me extra strength. Now, this is an important part of powerlifting, that say about 60-70% of that is physical power, but the rest of it is mental power. And that mental power, a lot of that is given to me by the support of the family. वंडरफुल. और फिर आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी को देखते हुए? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा, thank you very much for all your support and friendship over all these decades. That has made me the person that I am. थैंक यू रवि जी, आपने इस सुबह हमारे साथ यहाँ पर जो आए और अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर करी. ज़रूर, जैसा कि आपने बताया, मैं पढ़ रहा था कि आपकी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को देखकर जिम में एक 83 ईयर ओल्ड की लेडी ने भी अपनी एक नई जर्नी शुरू की है. तो हो सकता है कि आपकी जिस तरह की जर्नी है उसको सुनकर हमारे लिसनर्स में भी कुछ प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले कि हम अपना
स्वास्थ्य का ध्यान रखें. इट्स नेवर टू ओल्ड टू स्टार्ट एनीथिंग. Is that right? Yeah. Thank you, Kishore ji. And again, I'll say this again. I really admire your professionalism and your preparation for the interview there. It has been amazing the way you prepare things. Thank you very much. तो ये बातचीत थी हमारी डॉक्टर रवि जी के साथ. एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे. कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे. कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है. ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है. ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है. नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे. तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा. मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा. जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे. कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है. लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है. लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है. उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे. कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे. जी हाँ, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, यही आशा बनाए रखनी चाहिए क्योंकि नथिंग लास्ट फॉर एवर. जी हाँ, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और साथ ही साथ सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऐप पर. मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी. आशा है आप प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा. अगर आप प्रोग्राम के बारे में कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें 0414527962 पर टेक्स्ट कर सकते हैं या 62874347 पर फ़ोन कर सकते हैं. मैं एक आपको सूचना देना चाहता हूं कि द सत्य साई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ACT इज़ सेलिब्रेटिंग द 100th year of Advent of Bhagwan Satya Sai Baba on Sunday 23rd of November today.
that is today from 5 p.m. for about 2.5 hours at Albert Hall, Commonwealth Avenue, Yarralamla. और इस फंक्शन में सभी को जो है आमंत्रित हैं. इसमें बाद में एक डिनर भी होगा, प्रसादम भी होगा, और आप इस कार्यक्रम में अगर भाग लेना चाहते हैं तो ज़रूर आपका स्वागत है. सत्य साईं स्वामी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ तक आपको मालूम है, सत्य साईं स्वामी जो थे उनके ये 100th बर्थडे या 100th एडवेंट की बात हो रहा है ये समारोह. और श्री सत्य साईं स्वामी ऑर्गेनाइजेशन और श्री सत्य साईं स्वामी का जो है संदेश हमेशा ये था कि सेवा ही धर्म है, सेवा सबसे बड़ी धर्म है. लव ऑल सर्व ऑल उनकी टीचिंग थी, और वो टीचिंग जो है सारे दुनिया भर में इस लोगों को इंस्पायर करती रहती हैं. जहाँ पर पुट्टापर्थी, जहाँ उस सत्य साईं ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर तो काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन सारी दुनिया भर में उनके इन लव ऑल सर्व ऑल के उपदेश को लेकर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर हर तरह का सेवा की गतिविधियां होती हैं. चाहे जो देश हैं जैसे कि फिजी इत्यादि देशों में, वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना हो, या फिर रोज़मर्रा की जो हमारी यहाँ एक्टिविटीज़ मिलती हैं, गरीबों की सहायता करने हो, चाहे हमारे भारतवर्ष में महिलाओं की जो है सहायता करनी हो, बहुत सारी सेवा गतिविधियाँ होती हैं. और ये मानना पड़ेगा कि श्री सत्य साईं स्वामी के इस संदेश की वजह से बहुत लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है. तो ये कार्यक्रम आज शाम को हो रहा है. तो दोस्तों, इसी के साथ आज कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है. आशा है कार्यक्रम को आप पसंद आया होगा. जैसा कि मैंने कहा कि ये कार्यक्रम अगर आप पूरा नहीं सुन पाए हैं तो शाम को 3 से 5 के बीच में आप फिर सुन सकते हैं ये कार्यक्रम रेडियो मनपसंद ऐप पर, और साथ ही साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध होगी. और अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जैसे कि हमेशा हम चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, तो आप हमें दे सकते हैं. चाहे हमें ईमेल के माध्यम से, हमारा फेसबुक पेज भी काफ़ी एक्टिव रहता है, तो उस पर भी दे सकते हैं. तो दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा अमोल पालेकर के एक और गीत से. जी हाँ, जो कि मैं सुनाना चाहता हूँ. अमोल पालेकर का तो जी हाँ, अमोल पालेकर का ही गीत सुनाता हूँ मैं, अगर हो सका तो. जी हाँ, आने वाला पल जाने वाला है, जो कि फिल्म गोलमाल का बहुत ही सुंदर गीत है, क्योंकि इसी के साथ हम भी जा रहे हैं, हमारे पल भी जा रहे हैं.
को नहीं है, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला